नमस्कार। आज बात करते हैं उस इंसान की जिसने एक साम्राज्य के ढहने के बाद एक पूरे राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी नींव रखी जिस पर आज का भारत शान से खड़ा है। सोचिए जरा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस नए भारत की पहली धड़कन थी जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी की हवा में पहली सांस ले रहा था। और यहीं से उस सफ़र की शुरुआत हुई जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि जो नेता देश को आगे का रास्ता दिखा रहा था, उसकी अपनी कहानी कहाँ से शुरू हुई? प्रधानमंत्री नेहरू को समझने के लिए हमें पहले उस नौजवान जवाहरलाल से मिलना होगा। देखिए, कैम्ब्रिज से पढ़कर लौटे नेहरू के लिए एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्हें अदालतों की बहस से ज्यादा सड़कों पर गूंजता आज़ादी का नारा अपनी तरफ खींच रहा था। और बस यहीं उन्होंने तय कर लिया कि उनका रास्ता वकालत की गलियों से नहीं, बल्कि आज़ादी के संघर्ष से होकर गुजरेगा। और फिर उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। ये सिर्फ दो नेताओं की एक मीटिंग नहीं थी, ये एक ऐसी पार्टनरशिप की शुरुआत थी जो आगे चलकर भारत का इतिहास लिखने वाली थी। और हां, नेहरू सिर्फ गांधी जी के अनुयायी बनकर नहीं रहे, वो तो संघर्ष में सबसे आगे खड़े थे। असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने हर बड़े मूवमेंट में हिस्सा लिया। इसके लिए उन्हें बार बार जेल भी जाना पड़ा, पर हर बार उनका इरादा और भी पक्का होता गया। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी उनके गुरु तो थे, पर नेहरू की अपनी एक अलग सोच, एक अलग विजन था। जहां गांधी जी भारत की आत्मा को गांव में देखते थे, वहीं नेहरू का मानना था कि भारत का भविष्य बड़े बड़े कारखानों और साइंटिफिक लैब में है। मंजिल दोनों की एक ही थी, एक मजबूत भारत। बस रास्ते को लेकर दोनों की सोच थोड़ी अलग थी। तो सालों का संघर्ष, जेल की सजाएं, अनगिनत कुर्बानियां, इन सब के बाद आखिरकार वो सुबह आ ही गई। 15 अगस्त 1947, जब भारत ने अपनी नियति से किया वादा निभाया और नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाली। लेकिन आज़ादी का ये सूरज अपने साथ बंटवारे की एक बहुत लंबी परछाई भी लाया था। देश टूट चुका था, लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए थे और 500 से भी ज्यादा रियासतों को एक तिरंगे के नीचे लाना था। ये सिर्फ सरकार चलाना नहीं था, ये तो एक बिखरे हुए देश को जोड़ने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इन्हीं मुश्किलों के बीच नेहरू ने एक आर्किटेक्ट, एक शिल्पकार की भूमिका निभाई। उन्होंने सिर्फ उस वक्त की समस्याओं को ही नहीं सुलझाया, बल्कि आने वाले कल के लिए एक नए और मॉडर्न भारत की नींव रखनी शुरू कर दी। नेहरू का विजन बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि असली आज़ादी तब आएगी जब देश आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर होगा। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों पर जोर दिया, IITs जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थान बनाए और दुनिया को गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए ये दिखाया कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक आज़ाद ताकत है। तो इन सभी कामों के पीछे एक ही मकसद था, एक ही सपना था, एक ऐसा भारत बनाना जो मजबूत हो, मॉडर्न हो और जिसकी सोच साइंटिफिक हो। ये सिर्फ देश का विकास नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता को बदलने का मिशन था। पर नेहरू की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बांधों तक ही सीमित नहीं है। उनकी एक और पहचान है जो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है, और वो है चाचा नेहरू की पहचान। कहा जाता है कि नेहरू को बच्चों से खास लगाव था। वो हमेशा कहते थे, आज के बच्चे ही कल का भारत बनाएंगे। बच्चों के लिए उनके इसी प्यार और विश्वास के सम्मान में हम उनके जन्मदिन 14 नवंबर को आज भी बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो आज जब हम अपने IITs को देखते हैं, अपने मजबूत लोकतंत्र पर गर्व महसूस करते हैं या दुनिया में अपनी औद्योगिक ताकत की बात करते हैं, तो हम असल में नेहरू की ही विरासत को देख रहे होते हैं। उनकी दूर की सोच की छाप आज भी हमारे चारों तरफ है। और यहीं पे आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने रुक जाते हैं। नेहरू ने हमें इतनी सारी विरासतें दी, पर उनमें से वो कौन सी एक विरासत है जो आज के भारत पर सबसे ज़्यादा असर डाल रही है? क्या वो साइंस और टेक्नोलॉजी है, हमारा लोकतंत्र है, या फिर हमारी विदेश नीति? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत ज़रूरी है।